Hello everyone, myself अविनाश मादेशिया करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारा अवतार सीरीज का दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा चैप्टर हमारा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो भी मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिए थे, आई होप कि आप लोगों ने उसे किया होगा। कोई क्वेश्चन अगर उसमें दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। उसमें एक मिस्टेक हो गई थी हमसे, जो नीट का PYQ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये मिस्टेक हो गई थी। लास्ट में मैंने भी इसमें कराया हुआ है, ठीक है। चलिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन स्टार्ट करते हैं, 25 मिनट में कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है एच म्यू। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं कि सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, सी बाई लेमडा आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस सी बाई लेमडा। उसी को सिंप्लीफाई करके, यानी एच के वैल्यू को सी के वैल्यू को कम मतलब सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू आती है 12,400 अपान लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 12,000 अपान लेमडा, लेमडा को एंगस्ट्रॉम में रख देंगे, आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। डायरेक्ट ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एच का वैल्यू देखो, एच का वैल्यू क्या होता है, 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 4.132 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, मुझे लगता है सबको आती होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर तुमसे वेलोसिटी ऑफ फोटॉन पूछ लिया, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन अगर तुमसे पूछ लिया और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर दे दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ फोटॉन ने अगर मीडियम पूछ लिया तो क्या होगा, C/μr, यानी कि रिलेटिव म्यू और रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और ये दोनों फॉर्मूले तुमको EM वेव में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखवा दिया, लेकिन EM वेव में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुमसे देखो दो तरह के मास पूछेगा फोटॉन का। एक तो रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जो इफेक्टिव मास होता है, मूविंग मास जो होता है, रिलेटिविस्टिक जो मास होता है, वो होता है E/c², यानी एनर्जी अपन सी का स्क्वायर। हमको मालूम है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, SC बाई लेमडा होता है। तो SC बाई लेमडा मैंने पुट किया, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, H/c लेमडा, ठीक। तो यहीं से हमको दिख रहा है कि मास जो है H/c लेमडा है, यानी मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मास जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या होता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो होता है, तुम सीधे H/mv वगैरह नहीं लिखोगे, वो हमारा वेव नेचर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन होता है E/c। क्या होता है, E/c। ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Hµ/c हो गया। म्यू को लिख सकते हैं SC बाई लेमडा इंटू सी, सी से सी कट गया, यानी कि H/लेमडा। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला क्या आ गया, E/c आ गया और H/लेमडा आ गया, ठीक। और कहीं पर भी तुमको मोमेंटम और लेमडा में रिलेशन निकालना हो तो हमेशा याद रखना कि चेंज इन मोमेंटम अपन इनिशियल मोमेंटम जो होता है, वो चेंज इन वेवलेंथ अपन इनिशियल वेवलेंथ के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम अपन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन लेमडा अपन लेमडा, ठीक। और मास ऑफ वेलोसिटी इंटू रिक्वायर्ड रनिंग मोमेंटम इक्वल टू क्या लिखोगे, H/लेमडा से कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड बताओ, तो H/लेमडा से कंपेयर करके MB को निकाल सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। पावर पर यूनिट एरिया होता है, और पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये देखो लिखा हूँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू एरिया, ठीक। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है Hµ। लेकिन नंबर, मान लो ये सिंगल के लिए एनर्जी होता है, सिंगल के लिए होता है Hµ। मान लो नंबर, जैसे क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स मान लो n इंसिडेंट कर रहा हो, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, n इंटू Hµ। उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही सेम चीज़ है, NHµ/Ta। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। एनर्जी इक्वल टू NHµ लिखा है ना यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटेड इन टी टाइम। एक के लिए होता है Hµ, तो n के लिए क्या होगा, NHµ हो जाएगा, ठीक। देखो तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटेड पर सेकंड बताओ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने हो रहे हैं, ठीक है।
अब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर हो जाएगा लेंदी, तो तुम डायरेक्ट याद रखो एक चीज़ क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर पर सेकंड पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एकदम सब कुछ सॉल्व करने के बाद 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा। पावर होता है वाट में और लेमडा होता है मीटर में, ठीक है ना। पावर को रख देना वाट में और लेमडा को रख देना मीटर में, ठीक है। और 5 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारा हो जाएगा पर सेकेंड, ठीक। पर मिनट अगर पूछेगा तो जो तुम्हारा पर सेकेंड में आया था उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। पर आवर में अगर पूछेगा, पर आवर में पूछेगा तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 5 × 10⁻24 इंटू 60 इंटू पावर इंटू लेमडा, यहाँ पे 60 × 60 हो गया। समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहीं पे तुमसे पूछ लिया फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन व्हेन इट ट्रेवल्स h डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे अगर h डिस्टेंस फोटॉन ट्रेवल करता है तो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो डेल्टा फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी अपन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू GH/c²। वहाँ पे क्या था, डेल्टा P/P इनिशियल इक्वल टू डेल्टा लेमडा अपन लेमडा था, और यहाँ पे क्या है डेल्टा फ्रीक्वेंसी अपन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू GH/c², ठीक। रेडिएशन फोर्स देखो, रेडिएशन फोर्स दो तरह का होगा, एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होगा, एक ऑब्जर्विंग सरफेस के लिए होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, ये सॉल्व करने के बाद आता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो फोर्स होगा रेडिएशन फोर्स होगा क्या होगा, NH/N 2H/पाई, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 2P/c। P हमारा क्या है, पावर है, ठीक है। और C हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और प्रेशर क्या निकालोगे, जब फोर्स हमको मालूम हो गया तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन एरिया होता है। तो यहाँ से निकाल लो, बस एरिया से डिवाइड कर दो। देखो F/ एरिया हो गया N 2H/पाई, लेमडा यहाँ था तो N 2H/लेमडा ए यहाँ हो गया, और यहाँ पे 2P/c था तो यहाँ पे 2P/c इंटू ए हो गया। एरिया से भी डिवाइड करना पड़ेगा ना प्रेशर में। और हमको मालूम है कि पावर अपन एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, तो लिखा गया क्या 2I/c। यहाँ पे आई हमारा क्या इंटेंसिटी है। वही जब एब्जॉर्बिंग सरफेस में आओ तो कुछ नहीं करना, बस 2 को हटा दो। देखो यहाँ पे फोर्स पूछा NH/लेमडा हो गया, यहाँ पे 2H/लेमडा था, यहाँ पे H/लेमडा हो गया, यहाँ पे 2P/c था, यहाँ पे P/c हो गया। यहाँ पे देखो N 2H/लेमडा ए था, NH/लेमडा ए हो गया, ये 2P/ac था, ये P/ac हो गया, 2I/c था, I/c हो गया, बस 2 को हटा दो, ठीक है। चलो ये देखो अगर कोई इंसिडेंटेड फोटॉन किसी वॉल पे या किसी भी चीज़ पे मान लो एंगल बना के थीटा बना के आ रही है, और थीटा बना के वो इंसिडेंट हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा थीटा एंगल पे ना, ये देखो ये सब तो थीटा एंगल पे नहीं था ना, ये सब डायरेक्ट के लिए होता है, ठीक है। ये अगर एंगल बना लिया उसने तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसका फोर्स होगा 2IA cos² θ/c, वेयर थीटा इज द एंगल, ये वाला एंगल, ठीक। और परफेक्टली अब्जॉर्बिंग हुआ तो बस क्या करना है 2 को हटा दो, IA cos θ/c, ये cos स्क्वायर है, ये बस cos थीटा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो लिनार्ड ने दिया था, और मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन जो था जो आइंस्टीन का फॉर्मूला था उसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। तो ये तीनों थियरी हो गई, ठीक। देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन जो हमारा होता है ना फाई से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है h/μ0, ठीक है। और ये एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। तो यहाँ से हमारा हो गया वर्क फंक्शन h/μ0 SC/λ0। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या होता है, ये हमारा आइंस्टीन का इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h/μ - फाई। तो h/μ - को मैंने अभी लिखा था h/μ0 हो गया, और म्यू इक्वल टू क्या होता है अभी बताया था C/λ होता है, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, अभी आगे बताया हूँ। तो ये हो जाएगा SC/λ - SC/λ0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वही सेम चीज़ यहाँ देखो फाई का हम लोग क्या लिख सकते हैं h/μ0 SC/λ0, और इसी को लिखते हैं हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v² मैक्सिमम। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक। तो बस फॉर्मूले का ही खेल है, फॉर्मूले याद रखो, कहाँ क्या यूज करना है अपने आप सीख जाओगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे देख रहे हो, हमारा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो हमारा EV0 के बराबर होता है, जहाँ पे V0 क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक। और E का वैल्यू जानते हो 1.6 × 10⁻19। तो K मैक्स इक्वल टू क्या हो गया EV0 हो गया, ठीक। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी को n टाइम बढ़ाओगे,
ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को n टाइम बढ़ाओगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी को अगर n टाइम बढ़ाओगे ना तो काइनेटिक एनर्जी भी n टाइम बढ़ेगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना वो n टाइम के नहीं बढ़ेगी, ये गलत हो जाएगा, एन के से ज़्यादा आएगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर एन म्यू करोगे तो काइनेटिक एनर्जी एन के से ज़्यादा आएगी। मान लो 20 आ रही है लेकिन एन के 20 आ रहा है तो 20 से ज़्यादा आंसर होगा, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ देखो, अगर एन म्यू से म्यू कर दिया, यानी मैंने फ्रीक्वेंसी पहले 50 था अब 10 कर दिया, घटा दिया ना, तो घटा दोगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो के बाई एन होनी चाहिए, लेकिन के बाई एन नहीं होगी, के बाई एन से कम हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ, एन के से ज़्यादा हो जाएगी, के बाई एन से कम हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी का केस में। लेमडा केस में देखो, अगर लेमडा को तुमने लेमडा डैश कर दिया और लेमडा जो है लेमडा डैश से बड़ा है, यानी कि लेमडा पहले 20 था अब तुमने 10 कर दिया, यानी लेमडा को तुमने घटा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो होगी वो एक्सपेक्टेड मान लो 20 आना था, अब उससे ज़्यादा आएगी, बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, थियरी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक। अब देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। लेकिन अगर कहीं पे तुमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड पूछे, कलेक्टर पूछे और टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन पूछे, तो वहाँ पे मान लो आंसर आया +3, तो आंसर +3 लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे -3, निगेटिव में आंसर देना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर और टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इन तीनों केसेस में निगेटिव में आंसर देना है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी जो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। और लेमडा जो होगा वो थ्रेशोल्ड लेमडा से कम होगा। उल्टा चलता है ना फ्रीक्वेंसी और लेमडा। देखो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो देखो यहाँ पे लेमडा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? उल्टा चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, वर्क फंक्शन मैंने अभी बोला था मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, ये मान लो कैथोड है, ये मान लो एनोड है, ठीक है। कैथोड है, कैथोड हमारा एमीटर है, कैथोड से निकलता है और कलेक्टर पे जाता है, ठीक है। और ये मान लो सोर्स है, तो सोर्स और कैथोड के बीच की अगर दूरी d है, ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच की नहीं, कैथोड और सोर्स के बीच की, जो इस पर इंसिडेंट होगा, मान लो सन की लाइट है, इस पर इंसिडेंट होगी तभी तो एमीटर से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ इमिट होगा, ठीक है। तो अगर इसकी दूरी क्या है? d है, तो जो इंटेंसिटी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d² होगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा ना वो डिपेंड नहीं करता है d पे, यानी कि इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d² होगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट था तो बाद में भी 10 वोल्ट ही रहेगा, ठीक। ये समझ में आ गया। ये देखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देख लो कैसे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? एच, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम क्या होता है? ई वी नॉट होता है, ठीक। और अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट होगा, तो अगर कोई चीज़ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी डिपेंड करेगी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो वही लिखा गया। देखो, फ्रीक्वेंसी जो होगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन तो समझ गए, अगर फोटॉन की एनर्जी पर डिपेंड करेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करेगा। और फ्रीक्वेंसी जो है काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी पर अगर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ई वी नॉट होता है, ठीक। ये देखो, जे थॉमसन की जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उससे हमको मालूम चला था कि जो ई बाई एम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ई बाई एम ऑफ फोटॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। थियोरेटिकल पॉइंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हो गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे भूलना मत, ठीक है। चारों ये भी देखो, वर्क फंक्शन हैज़ नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना भी हो वर्क फंक्शन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक, इफेक्ट ही नहीं होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। इतना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये दोनों चीज़ है,
ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। यानी वर्क फंक्शन कोई इफेक्ट नहीं करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स करता है इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता, और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्राफ में। अभी मैंने बोला क्या, फोटो करंट जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा फोटो करंट बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक। दूसरी चीज़ देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, अभी मैंने उसका बताया था, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, बताया था क्या, एच म्यू माइनस फाई नॉट, यही देखो लिखा हूँ। तो उसको ग्राफ बना दो एम एक्स माइनस सी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच का जब ग्राफ बनाओगे तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। ये ग्राफ हमारा बन जाएगा, जो जितना नीचे रहेगा वो ये हमारा सी दिखाएगा ना, तो सी में क्या है, फाइव ही नीचे है, फाइव ए ऊपर है, यानी फाइव ही बड़ा होगा फाइव ए से। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाना है, तो इसको चेंज कर लो, ये भी नॉट इक्वल टू एच म्यू अपॉन ई माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। तो भी नॉट और म्यू में बनाना है, तो ये हमारा एच अपॉन ई क्या हो गया, स्लोप हो गया हमारा, और फाइव नॉट अपॉन ई हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ग्राफ मैंने बोला था ना बेसिक वर्जन है, वही बेसिक है, ये भी एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है। ऊपर देखो, फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ बनाओ, दो दो केस में ग्राफ बनता है, ठीक है। एक में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दो और एक में इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दो। तो फ्रीक्वेंसी को अगर तुमने कांस्टेंट कर दिया तो करंट का ग्राफ ये वाली बनती है, देख लेना, जो ऊपर रहेगा वो बड़ा होगा, यानी आई वन इज ग्रेटर देन आई टू। और तुमने अगर इंटेंसिटी सेम कर दिया तो फ्रीक्वेंसी की जो ग्राफ होती है वो ऐसे बनती है, जहाँ पे ये साइड वाला बड़ा होगा, जो सबसे इधर होगा लेफ्ट साइड में होगा वो बड़ा होगा, यानी वी टू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी वन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी टू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी वन, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है इसका, देखो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी में डील करना है, इंटेंसिटी या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक को ऊपर बना दो एक को नीचे बना दो और कॉमन पॉइंट रख दो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इंटेंसिटी सेम है तो पोटेंशियल हमारा अलग अलग होगा, पोटेंशियल कब अलग होगा, पोटेंशियल यहाँ पे है ना हमारा, ये देखो पोटेंशियल इस लाइन पे है, तो इसी लाइन पे तो पोटेंशियल एक पहले बना दो एक बाद में बना दो, इसको कांस्टेंट कर दो इंटेंसिटी को, समझे। ये हमारा ग्राफ होता है, ये 5 ग्राफ है, और एक हमारा डुअल नेचर में आएगा, वो वेव वाले में आएगा, बस खत्म कहानी। अब देखो, ये कुछ एम्स वगैरह के क्वेश्चन से मैंने किया था, वो मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, एनर्जी जो होता है उसमें स्प्रेड करता है विद अपर लिमिट, ये बस याद करने की चीज़ है, याद कर लेना, अपर लिमिट में एनर्जी स्प्रेड करता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इट इज ड्यू टू द फोटॉन्स होता है, ठीक। जिसको रिजॉल्व करना होता है उसी का वेवलेंथ लेते हैं। मान लो कई वेवलेंथ दिया हुआ है और 25 वाले का पूछा है तो 25 का ही वेवलेंथ लेंगे, ठीक। डूरिंग इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें याद रखना लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजर्व होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन कभी कंजर्व नहीं होता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स में लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजर्व होता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन कंजर्व नहीं होता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखो मैटर वेव पे आ गए हम लोग। ये देखो मैटर वेव में लेमडा का वैल्यू क्या होता है, एच अपन पी, और पी हमारा मोमेंटम एच अपन एम भी होगा, और एम भी की जगह क्या लिख सकते, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2k अपान एम रूट में हो जाएगा वेलोसिटी वैल्यू, उसको पुट करेंगे तो क्या आ गया, एच अपान रूट में 2m e, ठीक है। और पी स्क्वायर अपन 2m भी हमारा क्या होता है, एनर्जी का ही वैल्यू होता है, वहाँ पे पढ़े होगा ना, वर्क एनर्जी में पढ़े होगा ना, मोमेंटम वगैरह कंजर्व कराया होगा, तो पी स्क्वायर अपन 2m होता है एनर्जी। तो ये फॉर्मूला एक ये हो गया और एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब देखो, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुमसे पूछेगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है कितना, 12.27 अपॉन रूट में वोल्टेज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, पोटेंशियल है। प्रोटॉन को पूछेगा तो 0.286 अपॉन रूट में वोल्ट हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, याद कर लेना, सही रहेगा, वहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक। लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 0.101 रूट वोल्ट हो गया। लेमडा ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा, 0.202। अल्फा का अगर 0.101 है तो ड्यूट्रॉन का 0.202 है, ठीक है। ये देखो, लेमडा ऑफ कोई भी गैस मॉलिक्यूलर टेम्परेचर टी पे, ठीक है, इसका या फिर न्यूट्रॉन का,
इन दोनों का होता है एच अपान रूट में 3m kB/t। kB हमारा क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद पूरा आंसर आता है 30.8 अपान रूट में t एंगस्ट्रॉम। ठीक, टी हमारा टेम्परेचर। ये देखो लेमडा इजकल टू एच अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर अपन एम नॉट बी, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 0 होता है। रिलेटिविस्टिक मास मैंने जो बताया था उसके केस में एच लेमडा वैल्यू ये होगा। ठीक, और लेमडा इजकल टू एच अपन रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखाई दिया हूँ यहाँ पे। ठीक, और लेमडा इजकल टू एच अपन रूट में 2m क्यूबी, क्योंकि एनर्जी इजकल टू क्यू डेल्टा वी भी होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने ये रख दिया। और चार्ज एट रेस्ट पे है अगर तो क्यू ई टी हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में तो क्यू आर बी कर दो, एच अपन क्यू आर बी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करने बैठोगे यहाँ पे टाइम लग जाएगा, सारे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वांटम इफिशियंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड अपन नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इंसिडेंटेड पर सेकेंड। यानी कि मान लो 20 फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10/20, यानी 1/2 यानी 50% इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर और लेमडा इक्वल टू होता है एच अपन एम बी। दोनों को मिला के ये फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच स्क्वायर अपन 2m लेमडा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको देख लेना, याद इसको रखना। ठीक है, और लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लेमडा फोटॉन, इसका जो वैल्यू होता है वो v/2c होता है और लेस देन 1 होता है। v/2c जो आता है वो लेस देन 1 आता है, और लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ फोटॉन। ठीक है, ये हमारी होगी 3-4 चीज़ें होगी। आगे आते हैं, जो ईएम होगा ना, ईएम का जो रेशियो होगा, E/m रेशियो हो जाएगा कैथोड रे का, वो E²/2 VB² होता है, जहाँ पे V B² होता है। इसको भी लर्न कर लेना, पूछ लेता है कभी कभी। और मैक्सिमम इम्पल्स पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस E/c। ठीक, ये मैक्सिमम इम्पल्स हो गया। और कॉम्पटन इफेक्ट देखो अभी तक पूछा नहीं है लेकिन बता देता हूँ। जो चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन वेवलेंथ होता है, वो डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इक्वल टू होता है h/m/e/c। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c 1 माइनस कॉस फाई। फाई हमारा क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल। अभी तक पूछा नहीं है, जेईई मेंस में हो सकता है पूछा हो, बट इसको देख लेना, पर फॉर्मूले ही हैं। जैसे बायोलॉजी रट रहे हो वैसे इसको भी रटो फॉर्मूले को। इसी से शाम के टाइम पे लगभग मान के चलो 85 PYQ है। ठीक है, 20 प्लस NCERT है, और 20 लगभग 150 के अराउंड क्वेश्चन कराऊंगा शाम के टाइम पे। ठीक, और ये देखो ग्राफ देख लो, लेमडा इक्वल टू क्या होता है h/p। तो p लेमडा और p का ग्राफ कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि लेमडा हो और कुछ भी हो यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, लेमडा हो और कुछ भी हो यहाँ पे, जैसे मोमेंटम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, सबका ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ही बनेगा। ये देखो यहाँ पे पी अपन लेमडा, उसका भी वही बनेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही आएगा आंसर। ठीक, आगे आते हैं। ये चलो एक चीज़ और बताता हूँ पहले, ये देखो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, वो बोलता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, मोमेंटम डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम है। ये डेल्टा पी को लिख दो एम भी, एम को कर दो यहाँ पे, तो वही फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, रेडियो वेव, फिर मिनी माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड वेव, विजुअल, यूवी, एक्सरेज, कॉस्मिक रेज। इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ घटता है। इसको याद कर लेना, ये तुम्हारा ईएम वेव में भी काम देगा और हर जगह थोड़ा थोड़ा ये काम देता है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था, गलती हो गया था हमसे उस दिन। देखो नीट का पीवाईक्यू था, पूछा था 9.99 माइनस 0.0099, तो इसका सॉल्व करने पे आंसर आता था 9.9801। हमेशा मैंने बताया था कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन में एक नया रूल बताता हूँ, उससे भी हो जाएगा, इससे भी। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या लिखते हैं, डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देख लो। ठीक, तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन था ना, तो डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, तो आंसर में भी कितना होगा, आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट कहाँ तक आएगा, 9.98। ये डेसिमल के बाद हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था और हमने वहाँ पे गलती कर दिया था। ठीक है ना, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर दिखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर दिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसको सही कर दिया था, अभी मैंने बता दिया। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक।
हमारा चैनल है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। और ताज सीरीज लॉन्च हो चुकी है, इसको तो कंप्लीट भी कराऊंगा मैं। बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है यार, 7 से 8 घंटे लग जाते हैं डेली, ठीक है, इसको बनाने में, इसको और उस वाली सीरीज़ को बनाने में, फिर एडिट करो, बहुत मतलब क्या ही बोलूँ मैं। बाकी तुम्हारा काम है इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक्स वंस अगेन। शेयर एज मच यू कैन, जितना शेयर कर सकते हो उतना करो। और जेन्युइन मेंबर्स को ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करो, जो तुमको जेन्युइन लगता है। ऐसे नहीं कि कोई बात कर रहा है आगे दिन भर पूरा बात करो, तुमको डिस्टर्ब करेगा, खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं शाम वाले सेशन में। तब तक इन सारे जो भी है इसको अच्छे से, जितना भी है इसको अच्छे से तुम रिवाइज करो, अच्छे से इसको पढ़ो, सारे फॉर्मूले याद करके ही शाम वाले सेशन में आना। और अभी कुछ थियरी दूंगा, थियरी के जो हाईलाइटेड है उसको कुछ प्रोवाइड करूंगा, उसको और इसको बस पढ़ लो, चैप्टर कंप्लीट है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, एक फॉर्मूले इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू।